THQ हॉस्पिटल सराय आलमगीर का मैंने चार्ज संभाला था 10 मार्च 2023 को। गया तो मेरे जाने से पहले वहाँ का ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था। एक मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं उधर लेके आया, एक गायनाकोलॉजिस्ट को मैं लेके आया। इस वक्त भी 2 गायनाकोलॉजिस्ट की शॉर्टेज है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारफ़ की मुताज नहीं, अल्लाह पाक ने छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है। आज आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर बलाल बिन तारक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपकी मेहरबानी जी, आपने बुलाया। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू जी। हमारे नाज़रीन को इंटरव्यू तो आपने बहुत ज़्यादा दिए हैं मेडिकल के हवाले से, तो आज कुछ ना पर्सनल लाइफ का इंटरव्यू होगा। तो उसके बारे में सबसे पहले तो ये बता, बचपन कैसा गुजरा, कहाँ कहाँ गुजरा, और ये मेडिकल की तरफ रग़बत कैसे हुई? वालिदैन की रिक्वायरमेंट थी या अपना शौक़ था? क्या ऐसी वजह थी कि आपने मेडिकल को चूज़ किया? जी अरशद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, बचपन बहुत अच्छा गुजरा। 3 जनवरी 1980 को मेरी पैदाइश हुई एबटाबाद में। वालिद साहब मेरे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, एज ए मेजर रिटायर हुए आर्मी से। तो उस वक्त अबू एबटाबाद होते थे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, तो मेरी पैदाइश वहीं हुई थी एबटाबाद काकूल में। और बचपन फिर अबू के साथ ही गुजरा, जिन जिन कैंटोनमेंट्स में वो रहे। पूरा पाकिस्तान देखा इस तरह हमने, सिंध, बलोचिस्तान, KP, पंजाब, तो पूरा पाकिस्तान घूमा। और अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी के तालीमी इदारों में तालीम हासिल की और बड़ी अच्छी तालीम हासिल की। जहाँ तक ताल्लुक़ है MBBS का, मुझे खुद बचपन से शौक़ था, तो अबू को बताया। अबू ने कहा ज़रूर आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और अल्लाह पे ईमान रखते हुए मेहनत की, अल्लाह ताला ने नवाजा, MBBS कर लिया। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी की पल्मोनोलॉजी में, चेस्ट मेडिसिन में। ज़ाहिर सी बात है, आपके वालिद साहब आर्मी में थे, मुख्तलिफ जगह पे गए हैं। कोई ऐसा स्टेशन अब भी ऐसा है जिसकी याद आती हो कि वहाँ वक़्त बड़ा अच्छा गुजरा है? 1988 से 1990 तक हम लोग पन्नू आकल में रहे। अच्छा। तो सिंध में ये एक जगह है, आप कह लें सक्खर के करीब है। वहाँ पे वहाँ की बड़ी अच्छी यादें हैं। और वहाँ पे जो टाइम पीरियड गुजरा 2 साल का, वो एक इंतहाई यादगार टाइम पीरियड है। बड़ा मज़ा आया। वक्तन फ़वक्तन ऑफिसर्स की, उनके बच्चों की गैदरिंग्स होती रहती थी और छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते थे। किसी की सालगिरह हो गई, उस पर चले जाना, कभी हमारे घर किसी की सालगिरह है, सब लोगों ने आ जाना। एक छोटा सा कैंट था, तो वहाँ पे बड़ा मज़ा आया। वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जो बहुत अच्छा MS बने हुए कितना अर्सा हो गया है? और दूसरा ये बताएं कि जब MS बने तो पहली जो ड्यूटी लगी है वो किस जगह पे लगी थी? MS बने हुए अब तो तकरीबन कह लें जी 5.5 साल हो गए। ठीक है। और आबाई शहर है मेरा खारियाँ। और अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं पे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में MS शिप का मौका मिला। और फर्स्ट MS शिप मेरी THQ हॉस्पिटल खारियाँ की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल वहाँ पे गुजारे और माशाल्लाह बड़े अच्छे गुजरे। 4 साल उधर गुजर गए। आजकल किस जगह पे जॉब कर रहे हैं MS? आजकल जनाब मैं THQ हॉस्पिटल सराय आलमगीर में एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ पिछले 1.5 साल से। जो THQ होता है उसमें एक तो ये बताएं कि जो रिक्वायरमेंट होती है एक THQ, कितने टोटल अमला जो है वो कितना होता है? डॉक्टर और बाकी स्टाफ जो है, ये टोटल कितना अमला होता है और कौन कौन सी बीमारियों के डॉक्टर वहाँ मौजूद होते हैं? THQs के अमले की तादाद जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वेरी करती है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। खारियाँ में मैं जब था तो यहाँ पे तकरीबन 250 के करीब एम्प्लॉइज थे। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सराय आलमगीर में तकरीबन 125 के करीब एम्प्लॉइज हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं पंजाब में 125 के लगभग हैं। सारों में थोड़े बहुत वेरिएशन है, तादाद में ऊपर नीचे चली जाती है मुख्तलिफ की। किसी में भी यानी आप ये नहीं कह सकते कि सारे THQ हॉस्पिटल्स की एम्प्लॉइज की तादाद बराबर है, थोड़ी बहुत वेरिएशन है, डिफरेंस है। THQ सराय आलम, इसके बारे में कुछ बताएं कि जब आप गए, ठीक है, तो हर जो बंदा है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट, एक काम करने का तरीका होता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि अगर कुछ चीज़ों की कमी है वो चला लेते हैं, कुछ होते हैं उनको हर चीज़
वो मिलनी चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है। जब आप THQ गए सराय आलमगीर, तो आपने जाके वहाँ पे कौन सी चीज़ों को स्टैब्लिश किया, इस बारे में कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को, और कौन से ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से आज THQ काफ़ी सुनने में भी यही आया कि जब से डॉक्टर बलाल साहब आए हैं बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हुआ है। तो ऐसी कौन से काम आपने किए कि THQ में स्टैब्लिशमेंट हुई? THQ हॉस्पिटल सराय आलमगीर का मैंने चार्ज संभाला था 10 मार्च 2023 को। ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद मैंने अब 1.5 साल हो गया इसमें 15-20 के करीब काम कराए हैं, जिनमें से कुछ ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। एक तो ये है कि जी वहाँ पे येलो रूम मैंने बनवाया। ठीक है। येलो रूम एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पे इन्फेक्शियस वेस्ट को रखा जाता है, उसको बनवाया, उसको येलो कलर कराया, उसमें AC लगवाया, फिर उसका रास्ता बनवाया। 8-10 लाख इस पे तकरीबन लग गए। येलो रूम के साथ साथ दूसरा काम ये किया कि वहाँ पे बरियल पिट में पानी आया हुआ था। बरियल पिट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ज़च्चगी के बाद जो प्लेसेंटा होती है उसको फेंका जाता है, क्योंकि अगर प्लेसेंटा को बाहर फेंकेंगे आप तो माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होगा। सो इससे बचने के लिए उसको बरियल पिट में फेंका जाता है। हमारे चूँकि जब मैंने चार्ज टेक ओवर किया सराय आलमगीर में, तो बरियल पिट में पानी आया हुआ था, उसको एक किस्म का दोबारा से बनाया गया, रिकंस्ट्रक्ट कराया गया। तो वो भी 8-10 लाख का मंसूबा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्लेसेंटा जो है वो बरियल पिट में फेंकी जाती है। तीसरा काम ये किया, रेजिडेंशियल कॉलोनी थी, जिसकी वजह से हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होता था। बगैर बिजली के रह रहे थे, तो बगैर बिजली के तो रहना मुमकिन ही नहीं है। तो 16 लाख की लागत से हमने वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगवाया 200 kVA का। चौथा ये था कि आपने देखा हुआ है वो हॉस्पिटल नाले के बड़ा करीब है, और जब बरसात आती है तो नाले में तुगयानी आती है, पानी ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से 2 दफा उस हॉस्पिटल की दीवार गिर चुकी है। जब मैंने टेक ओवर किया तो दीवार गिरी हुई थी। दीवार के तो हमारे पास पैसे नहीं थे, 43 लाख उस वक्त बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट दिया। तो हमने ये किया कि हमारे पास 10 लाख थे, उसमें हमने उसकी फेंसिंग करा ली। 440 फुट की लंबाई थी, 8 फुट की ऊंचाई थी, तो वो हमने तकरीबन 10 लाख में उसकी फेंसिंग करा ली। अब उसका ये फायदा है कि बाहर से कोई जानवर या कोई चोर उचक्का अंदर नहीं आ सकता, एक किस्म की सेफ्टी हमें मिल गई है। फिर इसके अलावा एम्बुलेंस खराब थी, एम्बुलेंस को मैंने ठीक कराया, उसको सही हालत में बहाल कराया, अब वो पेशेंट्स को लेके जाती है और आती है। इसके साथ साथ सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ की ख़राब थी, वो बहाल कराई। मैं चूँकि खुद चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे अपने मरीज़ होते हैं नमूनिया, TB, दमा के, तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई का बहाल कराना ज़रूरी था। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई बहाल करा दी। फिर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं उधर लेके आया, एक गायनाकोलॉजिस्ट को मैं लेके आया। इस वक्त भी 2 गायनाकोलॉजिस्ट की शॉर्टेज है, और कुछ गायनाकोलॉजिस्ट को मैंने NOC दिया है ताकि गायनाकोलॉजिस्ट से आएँ और हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी जो बच्चियाँ हैं जिनको गायनी से रिलेटेड मसाइल होते हैं, उनके मसाइल बतरीके एहसन हल हो सकें। फिर इसके साथ साथ हॉस्पिटल का मेन बोर्ड, किसी भी हॉस्पिटल में एक उसकी इम्पोर्टेंस होती है। जी बिल्कुल। कि THQ हॉस्पिटल सराय आलमगीर, तो वो उधर नहीं लगा हुआ था, वो बनवाया और उसमें लाइटिंग भी करवाई। रात को भी बड़े दूर से नजर आता है कि जी ये लोकेशन है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सराय आलमगीर की, तो वो भी एक एडवांटेज है। फिर हमारा जो रास्ता है मेन सड़क से नीचे उतर के जाते हैं, उस पे स्ट्रीट लाइट्स खराब थी। वो मैंने COMC को, AC साहब को कहा, नाइस ऑफ देम, उन्होंने उस पर फौरन अमल कराया और वो लाइट्स ऑन होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स, रात के टाइम उनका बड़ा फायदा होता है। फिर जो मेन सड़क से हमारा रास्ता उतरता है, उस रास्ते को भी वो थोड़ा सा हिस्सा था जो कच्चा था, उसको हमने प्रॉपर मेटल सड़क बनवा दी। तो इसके साथ साथ ENT स्पेशलिस्ट के लिए तकरीबन 10 लाख के हमने इंस्ट्रूमेंट्स प्रोक्योर किए ताकि ENT के ऑपरेशन नाक कान गला के यहाँ पे अच्छे तरीके से हो सकें। हमारी जो मॉर्चरी है जहाँ पे हम पोस्टमार्टम करते हैं, उसके लिए 60-70 हज़ार के इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए हैं। इवन वैसे जनरल सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स हमने काफ़ी मंगवाए हैं ताकि सर्जरी आसानी से हो सके। 16 के करीब हमारे पास सेट्स हैं सर्जरी के लिए। अच्छा। तो ये स्टेप्स हमने उठाए हैं। फिर इसके साथ साथ हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, उसमें हमने कोशिश करके पेशेंट्स की तादाद को बढ़ाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस की दवाई इस्तेमाल कर सकें और ट्रीटमेंट से मुस्तफ़ीद हो सकें। TB प्रोग्राम जो है उसमें हम बेहतरी लेके आए हैं, ज़्यादा मरीज़ों को एनरोल किया है, हमने अपने डायग्नोसिस को बेहतर बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको TB है उनका हम इलाज कर सकें और माशरे से इस बीमारी का जितना हम जल्दी खात्मा कर सकते हैं या कमी ला सकते हैं उसमें हम लाएं।
तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो सराय आलमगीर में मैंने अभी तक उठाए हैं। मुख्तसर ये कि जितनी बातें आपने बताई हैं 90 नहीं, 100 नहीं, 120 कह सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, स्टैब्लिशमेंट किया। तो दूसरा ये बताएं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, क्या हुकूमत पंजाब वो पूरी कर रही है, चाहे उसमें आपकी मशीनरी, अद्वियात हैं या कोई भी जो रिलेटेड हैं THQ से, तो ये हुकूमत पंजाब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है? इस बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि जब मैंने टेक ओवर किया एज MS तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था। हुकूमत को लिखा, उन्होंने हमें 16 लाख दिए जिससे हमने ट्रांसफार्मर लगवाया। इसी तरह दवाइयों की गाय बगाए कमी होती रहती है तो हम लिखते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी साहब उस पर अमल दरामद करते हैं और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करते हैं। हमारे जो प्रोग्राम है इसकी वसात कोई आप मज़ीद जो आपको ज़रूरत है THQ की, इसके लिए कुछ अगर हुकूमत पंजाब को पैगाम देना चाहें या बताना चाहें तो वो काइंडली अगर कोई है तो। इस वक्त हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स और वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स की काफ़ी कमी है। हमारे पास तकरीबन 26 के करीब सीट्स खाली हैं डॉक्टर्स की, मेडिकल ऑफिसर्स, वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स की। उसके लिए मैंने गवर्नमेंट को लिखा है, सेक्रेटरी साहिबा को भी रिक्वेस्ट की है। तो आपके प्रोग्राम के तवसत से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस प्योरली जो कि पब्लिक इंटरेस्ट ज़रूरत है, तो ज़रूरत है, तो इस पर अमल दरामद जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। सुनने में अक्सर बेशतर ये भी आता है कि THQ जो है, कोई भी है, खारियाँ कर लें, सराई कर लें या जो भी है, अक्सर पेशेंट यही गिला करते हैं कि उधर हमारी केयर नहीं होती और जितने भी डॉक्टर वगैरह बैठे हुए हैं उन्होंने अपने एक्स्ट्रा क्लिनिक बनाए हुए हैं और सरसरी सी दवाई देते हैं। उसके बाद ये होता है कि जी 2 दिन आराम नहीं आया, फिर ये होता है कि आप हमारे क्लिनिक पे आ जाए। ये बातें अक्सर सुनने में आती है, इन बातों में कितनी सदाकत है? इधर सराय आलमगीर में, अब चूंकि मैं पिछले 1.5 साल से हूँ, मैं इधर की हद तक कहूँगा, यहाँ पे तो मैंने आते ही पहले दिन बता दिया था कि किसी भी बंदे ने ऐसा नहीं करना कि किसी पेशेंट को ये कहें आप कि जी आप सेकंड टाइम हमारे क्लिनिक पे आ जाएं, फलां इसकी लोकेशन है, इधर आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1.5 साल में तो कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। कोशिश होती है जिस हद तक मुमकिन है आवाम को रिलीफ दे सके। महदूद वसाइल हैं हमारे पास ऑफ कोर्स, लेकिन महदूद वसाइल में रहते हुए जिस हद तक हम रिलीफ दे सकते हैं हमारी पूरी कोशिश होती है हम रिलीफ दें। अब कुछ ज़ाती लाइफ के बारे में। जरूर। शादी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? जी अरेंज्ड मैरिज है। अरेंज मैरिज। बतूनी है या खामोश तबा? खामोश तबा तो नहीं हूँ, मुनासिब सी गुफ्तगू कर लेता हूँ। ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बहुत कम, 50-50 का। म्यूजिक लाइक करते हैं? जी म्यूजिक काफी लाइक करता हूँ। लाइक करते हैं क्लासिकल या कि कोई फोक वगैरह? नहीं, क्लासिकल और फोक तो नहीं, मैं ज्यादा पंजाबी भंगड़ा ही सुनता हूँ। अच्छा। हाँ जी। बेगम भी जॉब करती हैं, डॉक्टर है, आप भी जॉब करते हैं, तो ये थोड़ा एक और भी सुनने में आया कि डॉक्टर की लाइफ बहुत बिजी होती है, क्या तो किस तरह लाइफ को मैनेज करते हैं दोनों? आप ठीक कह रहे हैं, बिजी तो बहुत होती है। सुबह 7:30 के करीब घर से निकलते हैं, शाम को 7:30-8 बजे घर आते हैं, तो आप 12 घंटे तो घर से बाहर ही गुजरते हैं। ठीक है। तो बस मैनेज कर लेते हैं, घर आके फिर पेरेंट्स को टाइम देते हैं, तो मुश्किल होता है लेकिन अब हम यूज्ड टू हो गए हैं इसी के। फैमिली में कुछ बंदे होते हैं आपका शोबा जॉब के हवाले से सीरियस, तो घर में जाके सीरियस रहते हैं या कि कुछ गपशप का माहौल रहता है या फ्रैंक रहते हैं फैमिली के साथ? गपशप का माहौल रहता है जी, हमारे अम्मी अब्बू वाइफ भी, हम लोग काफ़ी आपस में घुल मिल के रहते हैं और फ्रैंकली रहते हैं एक दूसरे के साथ, बड़े प्यार मोहब्बत से। अगर डॉक्टर बलाल बिन तारक आज डॉक्टर ना होते तो क्या होते? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक होता है ना कि चले डॉक्टर तो बन गए, बाय द वे अगर आप डॉक्टर ना होते तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या होता? ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं, मैंने कभी सोचा ही नहीं, यानी माइंड बना हुआ है कि मैंने डॉक्टर ही बनना, अल्लाह ताला ने करम किया बन गए। यानी आपकी जो ख्वाहिश थी या ख्वाहिश थी अल्लाह ने वो पूरी कर दी। बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी एज हो गई है और इस एज में कई दफ़ा ये भी होता है कि कोई ऐसा लम्हा या ऐसा दिन भी आता है, ठीक है, कि बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब
डिसहार्ट हो जाता है। क्या लाइफ में कोई ऐसा लम्हा या ऐसा दिन आया है कि ये सोचो कि यार ये जो दिन है किसी तरह गुजर जाए, या अल्लाह किसी पे ये वक्त ना लाए, ऐसा कभी हुआ? अल्लाह का शुक्र है जी, आज तक कोई ऐसा दिन नहीं आया। अल्लाह ताला ने बहुत खुश रखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई मसला नहीं बना। बचपन में शरारती बच्चों में शुमार होता था या कि शरीफ बच्चों में? मैं को बहुत ज्यादा शरारतें नहीं करता था, शरीफ ही बच्चा था। बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आज भी अकेले या बैठे हो तो याद आती हो कि मैं ये भी करता था, कोई ऐसी शरारत जो आज भी याद हो? नहीं, फिलहाल मुझे कोई ऐसी याद नहीं आ रही, मैंने कोई ऐसी शरारत कभी की भी नहीं। कौन सी बातों पे डॉक्टर बिलाल बिन तारक को ज्यादा गुस्सा आता है? जब लोग झूठ बोलें, कानून को फॉलो ना करें, SOPs को फॉलो ना करें, तो फिर गुस्सा आता है, थोड़ा गुस्सा। लास्ट पे हमारे नाजरीन को कुछ मेडिकल के हवाले से या कोई पैगाम देना चाहिए तो वो अगर? जी, मैं सेहत के हवाले से लोगों को पैगाम दूंगा। कहते हैं जान है तो जहान है। अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें, इसको प्रायोरिटी नंबर 1 रखें, और नमक कम इस्तेमाल करें खुराक में, मीठे का भी परहेज़ रखें, फिजी ड्रिंक्स वगैरह, फास्ट फूड्स, इनका परहेज़ रखें, कुदरती ग़िज़ा ज़्यादा खाएं, एक्सरसाइज करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, कनात वाली ज़िंदगी गुजारें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक लास्ट पे ये भी बता दे कि मौसम चेंज हो रहा है। जी जी, देख रहे हैं, हम भी यहीं रह रहे हैं कि दिन को गर्मी होती है और रात को जो है मौसम जो है नॉर्मल सा हो जाता है। इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर कौन सी करनी चाहिए? जी, आगे मौसम ठंडा आने वाला है, और मेरी अपनी चूँकि स्पेशलिटी है पल्मोनोलॉजी, चेस्ट मेडिसिन, तो इस हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दमे के पेशेंट्स काफ़ी हमारे पास आते हैं। इसके अलावा जिनको COPD होती है, ज़्यादा सिगरेट या हुक्का पिया होता है, वो भी एग्रेवेट हो जाती है सर्दियों में। तो उस हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि एक तो अपने आप को सर्दी से बचाएं, दूसरा जिनको दमा है वो अपनी दवाइयाँ, इनहेलर्स वगैरह टाइम पे इस्तेमाल करें, धुएँ से, मिट्टी से, या दरख्त के पत्ते वगैरह, पोलन से, जिन लोगों को एलर्जी है, इनसे अपने आप को बचा के रखें, और सर्दी से हर सूरत बचाव रखें। तो जो सिगरेट पीते हैं उनको मैं कहूँगा सिगरेट ना पिएं, नहीं तो उनको COPD हो सकता है, और जिनको ऑलरेडी है उनको तो लाजमी मैं कहूँगा कि COPD चूँकि उनको है, वो सिगरेट हुक्का बिल्कुल ना पिएं। तो यही कहूँगा, एहतियात करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है, आपने बुलाया। तो बहुत मज़ा आया, टाइम का थोड़ा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे प्रोग्राम होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अरशद चौधरी को इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, देखते रहें ARP न्यूज़।